बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज आ चुका है 12 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। भीगी मिट्टी की महक प्यास बढ़ा देती है, दर्द बरसात की बूंदों को बसा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये शेर व शायरी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये शेर पढ़ रहे हैं, बरसात वाली शेर क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि अभी मानसून का सीजन चल रहा है। इस मानसून में झमाझम बारिश हो रही है और डेली की बारिश हो रही है। आज भी बारिश को लेकर के पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसको लेकर के आपको ये शेर बताया गया है। आपको बता दें कि आज सीमांचल, मिथिलांचल समेत राजधानी पटना और भी कई जिलों में मानसून सक्रिय है। हालांकि किसी किसी जिले में कम तो किसी जिले में ज्यादा मानसून सक्रिय है। बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के माने तो आज पटना समेत बिहार के अन्य भागों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने 5 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज और शिवहर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जबकि सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार में बारिश के कारण नमी में बढ़ोतरी हुई है और फिर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है। बिहार के अलग अलग इलाकों में 24 घंटे के भीतर छिटपुट वर्षा दर्ज की गई है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते। दरअसल ये शेर इसलिए पढ़ा गया है, जैसे कि आपको पता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के बिहार के नेता लगातार राजनीति करते हैं। जी हाँ, किरदार अलग अलग होते हैं लेकिन मगर नाटक वही पुराना चल रहा है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। तो इसलिए कहते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। जमाने से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन ये नेता है जो कि कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते। आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल भी खुल करके सामने आ गए हैं। इसी क्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा ने केंद्र सरकार के सामने अपनी अलग तरह की मांग रख दी है, डिमांड कर दी है। संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले को लेकर के खुलकर अपनी बातें रखी। संजय झा ने कहा कि हम लोगों ने केंद्र सरकार के सामने विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड कर रखी है। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो फिर हम लोगों को विशेष पैकेज ही दिया जाए। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो केंद्र सरकार के सामने इस मामले को पूरी ताकत से उठाता है और इस पर काम भी सकारात्मक दिशा में कर चल रहा है। संजय झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हम लोग शुरू से करते आए हैं और करते रहेंगे। यानी कि संजय झा को लेकर ही ये शेर है कि किरदार बदल जाते हैं लेकिन नाटक वही पुराना है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो गद्दी छोड़ दो। इसीलिए कहते हैं कि ये कुर्सी है तुम्हारा कोई जनाजा तो नहीं, कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो तो गद्दी छोड़ दो। परीक्षा की तैयारी करने वाले असफलता से लड़ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करने वाले असफलता से लड़ रहे हैं। पेपर लीक करा करके एग्जाम देने वाले जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दिल टूटा तो लगा कि यूपीएससी अब कर ले, दिल टूटा तो लगा कि अब यूपीएससी कर लें, लेकिन तब से पेपर ही लीक हो रहा है। सरकारी डेटा लीक हो रहा है, परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है और ना जाने क्या क्या लीक हो रहा है। अब सरकार को डायपर पहन लेनी चाहिए क्योंकि हर चीज में लीक ही हो रहा है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी लगभग सभी पेपर लीक हो रहा है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर जो भी परीक्षा हो, सभी पेपर लीक हो रहे हैं। अब हाल फिलहाल ही मामले को देखें तो नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। जब परीक्षा में धांधली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होने वाली थी, पर एन वक्त पर टल गई। जब केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से दायर हल्फनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मोहलत देते हुए सुनवाई को टाल दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कल नीट परीक्षा पर अहम सुनवाई होनी थी। नीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फैसला लेना था, लेकिन अब मामले की सुनवाई टाल दी गई है। जब सीजीआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और फिर जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और फिर एनटीए की तरफ से दायर हल्फनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मोहलत देते हुए सुनवाई को टाल दी है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे दायर किया गया है। केंद्र सरकार ने हल्फ
हलफनामा में IIT मद्रास का हवाला देते हुए कहा कि उसे नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में उसे दोबारा परीक्षा की ज़रूरत नहीं लगती है, यानी कि दोबारा परीक्षा नहीं होनी चाहिए, नीट परीक्षा पेपर रद्द नहीं होनी चाहिए। पूर्णिया के रुपोली उपचुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रुपोली में उपचुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती का खुल करके सपोर्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन से खुद को किनारा भी कर लिया। जी हां, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कौन गठबंधन है, कौन क्या है, इससे उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि बीमा भारती उनके पास बेटी के रूप में आई है, इसीलिए उन्होंने चुनाव में उनका सपोर्ट किया। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके जीवन पर आम आदमी और फिर गरीब लोगों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वे उस काम को करने में विश्वास रखते हैं जो समाज को पसंद होता है। उन्होंने कहा कि रुपोली में 20 साल से ज्यादा का जदयू का कब्जा है। इन 20 सालों में महागठबंधन और एनडीए दोनों की सरकार रही, फिर रुपोली का हाल ऐसा क्यों? पप्पू यादव ने कहा कि 20 सालों में रुपोली में कोई भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीमा भारती उनके पास बेटी बनकर के आई थी। मैंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जहां खड़ी रहेगी वो है वहां मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। कौन गठबंधन है, कौन क्या है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कांग्रेस की आइडेंटिटी और फिर विचारधारा की बात करता हूं। पप्पू यादव ने बीमा भारती का सपोर्ट करते हुए कहा कि रुपोली की जनता ने जदयू को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू प्रत्याशी का सपोर्ट करने के लिए सीएम नीतीश कुमार से लेकर के सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता पहुंच गए थे, लेकिन बार को लेकर के कोई भी बात नहीं की। इसके अलावा पप्पू यादव ने पुल के मुद्दे को लेकर भी एनडीए सरकार को जम करके घेरा है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। जब प्रशासन की इस चेतावनी से लोग सहमे हुए हैं, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया है। जहानाबाद, बेगूसराय और खगड़िया जिलों में प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। बिहार के कई इलाके इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं। मौसम का कहर इतने पर भी नहीं थम रहा है, अभी और भी इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। जब विभाग ने जहानाबाद, बेगूसराय और खगड़िया जिलों के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि लोग घरों में ही रहें। जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, पशु चराने के लिए जंगल में गए हैं, उनसे तुरंत ही घर लौटने की अपील की गई है। जब प्रशासन ने कहा कि बारिश से बचने के लिए लोग किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों। जब बिहार प्रशासन ने आज शाम 6 बजे तक के लिए यह अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान मोबाइल के इस्तेमाल से भी बचें, बिजली के काम ना करें। जब बिहार के 7 जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से अब तक 15 से अधिक लोगों की जान चली गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई से अब तक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 50 हो गई है, यानी कि 50 लोगों की जान चली गई है बिजली गिरने की वजह से। वज्रपात की चपेट में आने से जमुई, कैमूर, रोहतास, सारण, सहरसा, भोजपुर, गोपालगंज, किशनगंज और कई सारे जिलों में लोगों की जान गई है। दोस्तों, एक शेर है कि बेशर्म राजनीति लाती है बर्बादी का कहर, इनको दे दो सबसे पहले जहर। वहीं पर बेशर्म नेताओं की बातों में कभी ना आना, इनका काम है बेवकूफ बनाना। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शेर व शायरी क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि 2020 में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तनातनी से रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। इसलिए कहते हैं कि बेशर्म नेताओं की बातों में कभी ना आना, इनका काम है बेवकूफ बनाना। जैसे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के एंटी थे। चिराग पासवान यहाँ तक कह दिया था कि मेरे पिता को इन्होंने अपमान किया है, नीतीश कुमार ने अपमान किया है, इसलिए मैं इनसे कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा और इनको मैं सत्ता से हटाकर ही दम लूंगा। जिसको लेकर चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ घुल मिल बैठ करके मलाई खा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेशर्म नेताओं की बातों में कभी ना आना, इनका काम है लोगों को बेवकूफ बनाना। आपको बता दूं कि आजकल चिराग पासवान और नीतीश कुमार की लगातार मुलाकात हो रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने तगड़ा झटका दिया था। नीतीश की पार्टी जेडीयू को चिराग पासवान ने 2.5 दर्जन से अधिक सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार करके चुनाव हरवा दिया था। जेडीयू 43 विधायकों के साथ बिहार में तीसरे नंबर का दल बन गया। इसकी टीस नीतीश कुमार के भीतर तब तक उठती रही जब तक जेडीयू ने लोकसभा की 12 सीटें जीत करके भाजपा की बराबरी नहीं कर ली। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का बैंड चिराग पासवान ने तो बजा ही दिया था, लेकिन
इसका कोई भी लाभ उन्हें नहीं हुआ, उल्टे उन्हें बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले उनसे छीना गया, या घर में ही विद्रोह हो गया, पार्टी टूट गई। 4 सांसदों के समर्थन से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन गए। चिराग पासवान अकेले अपनी पार्टी के सांसद बन गए। जब चिराग पासवान को इस हाल में देख करके निश्चित ही नीतीश कुमार को सुकून मिला होगा। जब नीतीश के दबाव पर चिराग पासवान को एनडीए से अलग कर दिया गया। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश और चिराग पासवान के बीच जमी नफरत की बर्फ पिघल गई है। जब टिकट बंटवारे के बाद चिराग पासवान का नीतीश कुमार के घर आना जाना शुरू हुआ। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभावित चौधरी को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का टिकट देकर के संबंधों में सुधार की शुरुआत कर दी। जब वे उस दौरान भी नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान जब बिहार दौरे पर आए तो फिर वे नीतीश कुमार से मिलना नहीं भूले। जिस आत्मीय अंदाज में दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि 4 साल से जमी बर्फ अब पिघल रही है। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब एनडीए के किसी घटक दल को नीतीश कुमार के नेतृत्व से ऐतराज नहीं है। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब साफ कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने भी अपनी ओर से बीजेपी को बार बार आश्वस्त किया है कि अब वो एनडीए को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में चिराग पासवान से नजदीकी बढ़ना स्वाभाविक है। चाचा नीतीश को अब भतीजा तेजस्वी यादव की कमी भी नहीं खलेगी, इसलिए कि चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को अपने सगे चाचा के से भी अधिक मान दिया है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप अपना ज़मीन का लगान ऑनलाइन के द्वारा अपने मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। वो कैसे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से ज़मीन का लगान भर सकते हैं। जी हाँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार में ज़मीन लगान जमा करने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोग अब ज़मीन लगान अपने मोबाइल फ़ोन से जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़मीन का नया रसीद भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, खबर के अनुसार बिहार के लोगों को परेशानी को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बहुत पहले ही जमीन लगान जमा करने के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया, बहुत पहले ही। लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिर कैसे करेंगे। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताएंगे कि आखिर आपको कैसे करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को ओपन करना होगा। मोबाइल ओपन करने के बाद गूगल क्रोम में एक वेबसाइट सर्च करें। वेबसाइट है www.bhumilagan BHULAGAN.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएं, सर्च करें। इस वेबसाइट की होम पेज पर भू लगान का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद अब आपको ऑनलाइन भुगतान करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप जिस जमीन का लगान जमा करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स दर्ज करनी होगी आपको। अब आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन का लगान जमा कर सकते हैं। उसकी रसीद को अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन भू लगान जमा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आपको बता दूं कि ये प्रक्रिया बहुत पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता है, जिसको लेकर के बहुत से लोग अभी भी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं ऑफलाइन। छठ पर्व में अभी 4 महीने का समय बाकी है, लेकिन ट्रेनों में सीटों की बुकिंग में त्योहार का रंग अभी से ही दिख रहा है। दरअसल आगामी छठ पर्व पर बिहार आने वाली ट्रेनों के सभी सीटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट में टिकट मिलना फिलहाल बंद हो चुका है। टिकट बुक कराने के लिए लोगों की भीड़ अभी से ही रेलवे की ऑनलाइन वेबसाइट पर दिख रही है। जब ट्रेनों में सीट बुक होने से अब फिर से रेलवे स्पेशल ट्रेनों के जरिए यात्रियों की उनके गंतव्य तक पहुँचाने का प्लान बना रही है। जब दीपावली के बाद छठ पर्व की धूम रहती है। जब बिहार में छठ पर्व का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए प्रदेश के यानी कि बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपने घरों के लिए जरूर आते हैं। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ टूट पड़ती है। आपको बता दो कि सोमवार को 1 से 5 नवंबर के लिए ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने के लिए बुकिंग खोली गई। बुकिंग खुलते ही सुबह से बिहार आने वाले ट्रेनों के टिकट बुक हो गए। दीपावली और छठ पर्व को लेकर के बिहार की ओर आने वाले यात्रियों ने बुकिंग करा ली है। अब हालात यह है कि ज्यादातर ट्रेनों में स्लीपर से लेकर के फर्स्ट एसी कोच में सीट्स 1 से 5 नवंबर तक फुल हो चुकी है। अभी भी लोग बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं। जब रेलवे सूत्रों के मुताबिक टिकट बुक कराने के लिए यात्रियों को 120 दिन पहले सुविधा मिलती है। सोमवार को 1 से 5 नवंबर तक के लिए ट्रेनों में टिकट बुक करने के लिए बुकिंग खोली गई। जहां बिहार आने वाले या अधिकतर गाड़ियों में दीपावली और छठ पर्व को लेकर के बुकिंग फुल हो गई है। सूत्रों की माने तो बिहार आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए जल्द ही विशेष ट्रेन को चलाया जा सकता है।
जहाँ इसके लिए रेलवे रूट को लेकर के प्लान बना रहा है। आपको बता दूं कि इस साल दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। 7 नवंबर को छठ पूजा का शुभ समय बताया जा रहा है। इन बड़े त्योहारों पर रेलवे विशेष गाड़ियों का भी संचालन करती है। दीपावली पर छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ अपने घर जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करती है। पिछले वर्ष भी यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए कई ट्रेनें विशेष ट्रेनों को चलाया गया था। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। यह खबरों के अनुसार मनीष वर्मा नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं और पूर्व में वे IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि मनीष वर्मा ने 2 दिन पहले ही जदयू पार्टी ज्वाइन की थी। 11 जुलाई को जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया है कि मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। 50 वर्षीय पूर्व IAS अधिकारी मनीष वर्मा औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के सलाहकार थे। 2020 के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी मनीष वर्मा ने 2018 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS ले ली थी। हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी द्वारा लड़े गए सभी 16 संसदीय क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। नीतीश की तरह ही वर्मा भी कुर्मी समुदाय से आते हैं और फिर नीतीश कुमार के साथ उनका नालंदा कनेक्शन भी है। हालांकि वर्मा का नाम लंबे समय से नीतीश कुमार के संभावित उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में चल रहा था, लेकिन VRS लेने के बाद उन्हें कोई भी राजनीतिक पद नहीं दिया गया। वर्मा को पहले ओडिशा कैडर आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में उनके अनुरोध पर उन्हें बिहार कैडर कर दिया गया, जहां वे पटना और फिर पूर्णिया के DM भी रह चुके हैं। जब पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि पहले जेडीयू मेरे दिल में था, अब मैं इस दल में हूं। ऐसे अंधविश्वास जो मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देते हों, ऐसे अंधविश्वास जो मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देते हों, ऐसे अंधविश्वास जो मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देते हों, उनका त्याग करने में ही समाज और फिर व्यक्ति विशेष की भलाई है। दरअसल बात यह है कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर फिल्मी एक्टर्स की मूर्तियां लगी हुई है, जहां यहाँ तक कि राजनेताओं की भी मूर्तियां लगी हुई है। यहाँ राजनेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति लगी हुई है, जिसको लोग पूजा करते हैं और उनसे संतान की दुआ मांगते हैं और बाकी अपनी परेशानियों को हल करने की दुआ मांगते हैं और पूजा करते हैं। यही नहीं, रजनीकांत फिल्म स्टार और भी कई सारे फिल्म स्टारों की मूर्ति लगी हुई है जो कि लोग पूजते हैं उसको। जहाँ फिल्म एक्टर्स की मूर्तियां हैं, लेकिन आज एक बेहद यूनिक मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में स्थित इस मंदिर में जिंदा सांप की पूजा की जाती है, जहां इस मंदिर में भगवती की मूर्ति के नीचे ही कई सांप बैठे रहते हैं। भगवती के साथ ही साथ इन सांपों की भी पूजा करते हैं। जहां आमतौर पर नाग अकेला रहते हैं, वहीं पर इस मंदिर में नाग लोगों के बीच बेहद आराम से रहते हैं, जैसा साथ ही वे किसी को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे में ऐसी ही कहानी बेगूसराय के इस मंदिर के पुजारी ने अपने स्टोरी लोगों के साथ शेयर की है। जब मंदिर के पुजारी ने बताया है कि उनकी मौत हो चुकी थी, सांप के काटे जाने के कारण वे 24 घंटे के लिए मर गया था, लेकिन एक चमत्कार हुआ और वे जिंदा हो उठा। जब ये चमत्कार हुआ तो फिर वे समझ गया कि इसमें भगवान की महिमा है। जब वे तो मर गया था, लेकिन भगवान ने उसे खास कारण से जिंदा कर दिया। इसके बाद से ही वे इस मंदिर में पुजारी बन गया। पुजारी ने बताया है कि इस मंदिर के सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब भक्त पूजा करते हैं तो फिर वे वहीं पर बैठे रहते हैं। पुजारी सुबह मंदिर में झाड़ू लगाने के बाद इस नागों को यानी कि इस सांपों को नहलाते हैं। इसके बाद फूल चुन करके लाते हैं। नागों का श्रृंगार करने के बाद पूजा की जाती है। नाग दिन भर वहीं पर बैठे रहते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। रात होने पर वे मंदिर के एक कोने में चले जाते हैं। धीरे धीरे इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ रही है। इसी वजह से धीरे धीरे इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। जहाँ चाह होती है वहीं राह मिल जाती है। इसी बात को बिहार के भागलपुर की रहने वाली मानवी मधु कश्यप ने साबित कर दिखाया है। भागलपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप ने इतिहास रच दिया है। यह इतिहास वो कैसे, हम आपको बताएंगे। वे देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। जी हाँ, उनकी मेहनत और फिर प्रयास रंग लाई है। बिहार पुलिस में दारोगा के रूप में चुने जाने वाले 3 ट्रांसजेंडरों में वे इकलौती महिला ट्रांसजेंडर है। उनके इस प्रयास पर पूरे देश को नाज है। आपको बता दूं कि मधु की सफर आसान नहीं थी। वे पढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को सच करना चाहती थी, लेकिन यहाँ तक का सफर तय करना संघर्षों से भरा था।
लेकिन मानवी के अथक प्रयास ने उन्हें यहाँ तक आने में मदद की है। साथ ही उनके परिवार वालों के साथ का भी बड़ा योगदान रहा है, जो लोगों ने मानवी के हौसले को तोड़ना भी चाहा, लेकिन मानवी कहाँ रुकने वाली थी। इस बार बिहार पुलिस ने 3 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जिसमें 2 पुरुष और एक महिला ट्रांसजेंडर शामिल है। मंगलवार को ही बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर रिजल्ट की घोषणा की गई थी। जब परिणाम की घोषणा की गई तो वो पल मधु के लिए सबसे खास था। 3 चुने गए सब इंस्पेक्टर की लिस्ट में एक नाम मधु का भी था। जब बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट घोषित होते ही मानवी ने अपना रिएक्शन शेयर किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है और अब जाकर के मुझे इसका फल मिला है। जब दूसरे इंस्टीट्यूट में ने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया था। उन लोगों का कहना था कि मैं समाज पर नेगेटिव असर डालूंगी। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो फिर मेरे जीवन को नई दिशा मिली। जब मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट किया, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। इस साल परीक्षा देने वाले 6,788 उम्मीदवारों में से 1275 ने एएसआई पदों के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें से 822 पुरुष, 450 महिलाएं और फिर 3 ट्रांसजेंडर शामिल है। आपको बता दें कि सफल अभ्यर्थियों में से 275 अनुसूचित जाति से, 238 ईबीसी से, 100 ओबीसी से, 87 महिला सहित 11 ईडब्ल्यूसी से और 16 अनुसूचित जाति से हैं। बिहार की नदियों को सुखाने से बचाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। जल संसाधन विभाग ने नदियों के सूखने की गंभीर समस्या से लड़ने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। विशेषज्ञों और फिर इंजीनियरों की पहल पर बनी इस योजना के कार्यान्वयन के बाद माना जा रहा है कि बिहार की नदियां जल संकट से नहीं जूझेगी और न ही गर्मी के मौसम में सूखेगी। उन्होंने इस योजना को तैयार करने के पीछे सिर्फ इस एक बात को आधार बनाया है कि मानसून अवधि के अधिशेष जल को किसी सूरत में बर्बाद नहीं होने देना है, उन्हें संरक्षित करना है। जब विभाग ने उत्तर बिहार और फिर दक्षिण बिहार की नदियों के लिए अलग अलग योजना बनाई है। अधिकारियों के अनुसार उत्तर और फिर दक्षिण बिहार की नदियों की प्रकृति अलग अलग है, लिहाजा उनके लिए अलग अलग योजना तैयार की गई है। उत्तर बिहार की नदियां मानसून अवधि में उफनाई रहती है, यही नहीं उनमें साल के ज्यादातर दिनों में पानी रहता है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियां ज्यादातर समय सूखी रहती है। जब मानसून समय में भी कई नदियों में पानी नहीं रहती है। गौरतलब है कि बिहार में हर साल गर्मी के मौसम में 60 से अधिक नदियां सूख जाती है। आपको बता दूं कि इस योजना का दोहरा लाभ होगा। एक तो नदियों के जल संकट की स्थिति नहीं होगी, दूसरा भूजल स्तर बना रहेगा। बिहार में रातों रात एक लड़की सुर्खियों में छाई और फिर पूरे देश में ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर हो गई। शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए प्रियंका गुप्ता करोड़ों की अब मालकिन बन गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रियंका गुप्ता, जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले नहीं, करीब 7-8 माह पहले ही प्रियंका गुप्ता सोशल मीडिया पर छाई हुई रहती थी। जी हाँ, ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से प्रियंका गुप्ता मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिला की रहने वाली है। जब कभी फुटपाथ पर स्टॉल लगा करके चाय बेचा करती थी। सड़क किनारे लड़की चाय बेच रही थी। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पत्रकारों और यूट्यूबर्स का उसके स्टॉल पर पहुंचने की सिलसिला शुरू हुआ और वे देश भर में मशहूर हो गई। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और फिर प्रियंका ने ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी। 3 सालों में प्रियंका गुप्ता ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। कहते हैं ना कि शोहरत बनाने में वक्त बीत जाता है लेकिन मिटने में वक्त नहीं लगता। जब कुछ इसी तरीके का प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली के साथ हो रही है, जब अब उनके बिजनेस पार्टनर ही किनारा करते जा रहे हैं। प्रियंका के पूर्व बिजनेस पार्टनर बैजू कुमार ने भी संगीन आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बोरिंग रोड पर बिन बताए प्रियंका ने दुकान कराई है या 3 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है। इसके साथ ही बिना उनकी सहमति और जानकारी के सामान इधर उधर कर देते हैं। जब बोरिंग रोड पर जहां कभी ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान होती थी, अब वहां पर किसी और की दुकान है। बैजू कुमार की माने तो 2023 में उन्होंने प्रियंका गुप्ता यानी कि ग्रेजुएट चाय वाली के साथ पार्टनरशिप पर पंडुई प्लेस चाय नाश्ता की दुकान खोली थी। यह शॉप की ओपनिंग में शहर के कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की थी। बैजू कुमार ने एग्रीमेंट के दस्तावेज को दिखाते हुए कहा कि मेरे साथ धोखेबाजी हुई है, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और फिर जान से मार देने की धमकी मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बैजू का कहना है कि प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाले का कारोबार घाटे में जा रहा है। अब उनकी फ्रेंचाइजी लेने में भी लोग कतरा रहे हैं। जब वहीं पर जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले ली थी वे भी धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं। जब मुझे कानून और फिर कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, बिहार में एक और पुलिस पदाधिकारी की खाकी पर काला धब्बा लगा है। जी हाँ,
भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की सूची में जो नया नाम आया है वो है बांका जिले के शंभूगंज थाना के थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार का, जिनके सरकारी आवास, कार्यालय और पैतृक आवास में बुधवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान थानाध्यक्ष के आवास से नगद, गहने और फिर 5 पासबुक समेत जमीन के दस्तावेज और फिर अन्य निवेश के कागजात भी मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज होने के बाद निगरानी ने ये कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष के पैतृक आवास बेगूसराय स्थित दिग्घी वार्ड नंबर 11 में भी छापेमारी की थी, जहां थाना प्रभारी के पास से 69 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति मिली है। अब थानेदार के खिलाफ निगरानी कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी और फिर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं अब थानेदार ब्रजेश कुमार के बारे में चर्चा बांका ही नहीं बल्कि भागलपुर तक हो रही है। बांका जिले के शंभूगंज थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार के विरुद्ध निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि ब्रजेश कुमार बांका में स्थानांतरण से पूर्व भागलपुर जिला बल में प्रतिनियुक्त थे और उन्होंने जिले में अवैध खनन के लिए चर्चित 2 थानों में थानेदारी की है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जदयू पर हमला बोलते हुए कहा है कि मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया है। मेरे जीवन पर आम आदमी और फिर गरीब का अधिकार है। जब पप्पू यादव ने कहा कि मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मेरे जीवन पर आम आदमी और गरीब का अधिकार है, मैं वही करता हूँ जो समाज को अच्छा लगता है। रुपौली अत्यंत पिछड़ा और फिर अल्पसंख्यक का इलाका है। जब 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया, ये 20 सालों से इतना पिछड़ा क्यों है? कांग्रेस की विचारधारा जहां पर खड़ी रहेगी वहीं पर पप्पू यादव खड़ा रहेगा, ये कहना है पप्पू यादव का। प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। घोषणा यह है कि विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में 75 मुसलमानों को टिकट देगी। जी हाँ, 75 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को उतारेगी, जिसको लेकर के अब आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने यह घोषणा ऐसे वक्त में की है जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का सियासी गलियारों में एक लेटर वायरल हो रहा है। जगदानंद सिंह ने यह पत्र अपने पार्टी नेताओं को लिखा था, जिसमें उन्होंने पार्टी नेताओं को प्रशांत किशोर से दूर रहने के लिए कहा था। जगदानंद सिंह के वायरल लेटर और मुसलमानों के लेकर के प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में सच में तेजस्वी के लिए प्रशांत किशोर सियासी सिरदर्द बनते जा रहे हैं। 2 साल से बिहार की खाक छान रहे प्रशांत किशोर 2025 के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे और फिर उसके सिंबल पर सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। फिर फतेह के लिए प्रशांत किशोर ने 3 प्लान तैयार किया है। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा महिला और युवा मतदाताओं पर फोकस कर रहे हैं। अपने हर कार्यक्रम में प्रशांत किशोर इन दोनों के मुद्दे को उठाते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में 40 साल से कम उम्र के करीब 4 करोड़ 29 लाख वोटर हैं। इनमें से 18 से 19 साल वाले 71 लाख वोटर्स हैं, 20 से 29 वर्ष वाले 60 लाख वोटर्स हैं और 30 से 39 वर्ष वाले 1 करोड़ 98 लाख वोटर्स हैं। जब प्रशांत किशोर जाति और फिर समुदाय के आधार पर भी जीत का प्लान तैयार कर रहे हैं, जब उनके निशाने पर दलित और मुस्लिम समुदाय के युवा है, जिन्हें प्रशांत किशोर हिस्सेदारी के नाम पर साधना चाहते हैं। जब बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% और दलितों की 20% है, प्रशांत किशोर इन दोनों समुदाय के बीच लगातार जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के जामिया नगर में उन्होंने मुसलमानों को लेकर के कार्यक्रम भी किया था। प्रशांत किशोर उन मतदाताओं पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं जो एनडीए से नाराज तो हैं लेकिन आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते हैं। जब इन मतदाताओं को साध करके प्रशांत किशोर बिहार में खुद को तीसरी धुरी बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी बिहार में अभी मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। पिछली बार काफी क्लोज फाइट में आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई थी। जब पार्टी को 2025 में सरकार बनाने की उम्मीद है और इसी के तहत तेजस्वी यादव नए समीकरण तैयार कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के प्लान ने पार्टी की टेंशन को बढ़ा दी है। इसी टेंशन को मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी नेताओं को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर की जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बताया था और कार्यकर्ताओं से प्रशांत किशोर के अभियान में शामिल नहीं होने की अपील भी की थी। जगदानंद सिंह के लेटर वायरल होने के एक दिन बाद प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को 75 टिकट देने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर का ये ऐलान तेजस्वी की राह में रोड़ा की तरह है।
दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा से के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर हुई है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो रही है जिन पर आरोप प्रमाणित है। उनके निर्देश पर कल से विभाग के मुख्यालय में मॉनिटरिंग सेल खुल गया है, जब यहाँ पर आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब कल बुधवार को निलंबित किए गए राजस्व सेवा के 2 में से एक सुमित कुमार अभी नवादा जिले के अकबरपुर अंचल में सीईओ थे। अविनाश कुमार बोधगया के अंचल अधिकारी थे। सुमित पर कार्रवाई उस समय की अनियमितता के लिए की गई है जब वे बोधगया में राजस्व अधिकारी थे। आरोप है कि सुमित और अविनाश ने बारी बारी से बोधगया के रामचंद्र प्रसाद के नाम से नाजायज तरीके से जमीन की जमाबंदी कायम कर दी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पर हमला बोला है। आपको बता दें कि पुल इंजीनियर के आगे हाथ जोड़ने और फिर पैर छूने तक की बात कहने वाले सीएम नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि कई महीने से नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। ऐसे बयान दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति क्या है और फिर मनोदशा क्या है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मंच में भाषण के दौरान स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा और फिर उदाहरण का प्रयोग करें, आज से पहले कभी भी नहीं देखा। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की एक्सपायरी डेट तक भी बता दी है। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के लोगों को बता दूं कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, जितना हो सके 4 से 5 महीना खींच लेने दीजिए। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि सीएम नीतीश कुमार को या तो समझ में नहीं आया या फिर वो डिल्यूजनल हो गए हैं, या नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि वे बोल क्या रहे हैं। आज बिहार की जनता हंस रही है। प्रशांत किशोर ने एक कहानी सुना करके सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा कि एक राजा था, उसे महंगे कपड़े पहनने का शौक हुआ तो फिर किसी ने बताया कि भैया पतला और पतला और पतला। वहीं पर बीच में कोई बुनकर आया और बिना कपड़ा पहनाए हाथी में बैठाने को कहा। राजा घूमने निकला तो फिर उसे लोगों ने देखा और कहा कि कितना बढ़िया कितना बढ़िया, राजा नंगा घूम रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। नीतीश कुमार की हूबहू हालात यही हो गई है। इंजीनियर का पैर पकड़ने वाला सीएम नीतीश कुमार का बयान राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि विपक्षी आरजेडी से लेकर के बार बार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। जन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वायरल वीडियो के साथ ट्वीट करके विपक्षी आरजेडी से लेकर के बार बार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वायरल वीडियो के साथ ट्वीट करके नीतीश कुमार को की खुल करके आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी नहीं बल्कि पद की गरिमा की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई अधिकारी और फिर ठेकेदार ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन एवं निष्पादन नहीं करता है तो फिर उस पर नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनके सामने हाथ जोड़ पैर में पकड़ के गिराना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार अपनी नहीं बल्कि पद की तौहीन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल भी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को घेरा था। जहाँ सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री के साथ रहने वाला भी उनके इस एक्शन से हैरान है। बुधवार को जेपी गंगा पथ के एक हिस्से के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट में देरी के लिए इंजीनियर पर गर्म हो गए और उनका पैर पकड़ने के लिए दोनों हाथ जोड़ लिए और आगे बढ़ गए। अधिकारियों ने सीएम नीतीश कुमार को मना करके बीच में रोक लिया और फिर इंजीनियर को पीछे हटा दिया। दोस्तों, बजट से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने नई चाल चल दी है। जहां जदयू की डिमांड से मोदी सरकार टेंशन में आ सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर से विशेष राज्य की डिमांड तेज कर दी है। जदयू के दिग्गज नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इशारों ही इशारों में दिल्ली तक मैसेज भेज दिया है। कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जदयू की पुरानी मांग को दोहरा दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू करते आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन की कमी है, जहाँ उसके भौगोलिक और फिर ऐतिहासिक कारण है। इसमें बिहार वासियों का कोई भी रोल नहीं है, ये कहना है अशोक चौधरी का, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि हमारे यहाँ खानदान नहीं है, समुद्र किनारा नहीं है, ये तो फिर ये बिहार का दोष नहीं है। अगर किसी प्रदेश में सोना का खदान है तो फिर ये ना तो वहाँ की सरकार की उपलब्धि है और ना ही पब्लिक की। जब हम लोग भाग्यशाली प्रदेश नहीं है, हम लोग उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
दोस्तों, बिहार में सियासी हलचल से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। अपराध, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो वहीं पर दूसरी ओर नीतीश कुमार इन दिनों अधिकारियों के आगे हाथ पैर जोड़ने के पीछे नहीं हट रहे हैं। इसको लेकर भी सियासत तेज हो रही है। जैसे नीतीश कुमार काम को तेजी से करने के लिए अधिकारियों के आगे इस तरीके का कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पर बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, बीजेपी ने उसका जवाब भी दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आजकल कहीं जा रहे हैं तो फिर वहां के लोग असहज महसूस कर रहे हैं। कभी वे अधिकारियों का पैर पकड़ने लगते हैं तो कभी प्रधानमंत्री का पैर पकड़ने लगते हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भयभीत क्यों दिख रहे हैं? इस तरीके का आचरण चिंता का विषय है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। बिहार की 14 करोड़ जनता का भविष्य उनके हाथ में है। अगर इस तरह से वे गड़बड़ा गए तो फिर जनता सोचने के लिए मजबूर है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के बहुत बड़े लीडरों में से एक है, इस तरह से उनके अधिकारियों का पैर पकड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारी, पदाधिकारी और फिर लोग इस बात को लेकर के चिंतित है। वहीं पर बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर के बचाव किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि ये तो हमारी सभ्यता और फिर संस्कृति है कि किसी को आप कुछ कहते हैं तो फिर उसका अभिवादन करते हैं। नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को अच्छा काम करने के लिए निर्देश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्य में तेजी लाने के लिए इस तरह की बातें की है। उन्होंने कहा कि मैं भी वहां पर मौजूद था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी समारोह के दौरान ऐसा बवाल हुआ कि दूल्हे को बगैर दुल्हन लौटना पड़ा। जी हां, ये बिहार के मुजफ्फरपुर से ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र की महजमा गांव की घटना है। मंगलवार की रात गांव में आई बारात में शामिल नशे में धुत बारातियों ने कन्या पक्ष पर हमला कर दिया। जी हां, और जमकर की मारपीट भी की। इसके बाद बिना शादी के ही दूल्हे सहित बारात को लेकर के भाग निकले। मारपीट में दुल्हन के पिता मनोज शाह और रिश्ते में के मामा 30 वर्षीय प्रभाकर कुमार सहित अन्य लोग जख्मी हो गए। मनोज और प्रभात का इलाज पारू सीएचसी में चल रहा है। मारपीट की घटना में जख्मी महजमा गांव निवासी प्रभात कुमार ने बुधवार को थाने में लिखित शिकायत की है। इसमें वर पक्ष के 10 लोगों को नामजद करते हुए आधा दर्जन अज्ञात को आरोपित किया है। उसने मारपीट करने वाले महिलाओं से आभूषण भी छीन लेने का भी आरोप आरोपी के पक्ष के लोगों पर लगाया है। थानेदार मनोज कुमार ने बताया है कि आवेदन के आलोक में मामले की जाँच की जा रही है। दोस्तों, बिहार के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी खेती की गति को तेज करने पर विचार कर रही है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार पैसे भी देगी खेती करने के लिए। जहाँ कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती को बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय ने पहली बार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में इसे शामिल किया है। कई जिलों में शुरू में 5 हेक्टेयर में इसकी खेती का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि पारंपरिक खेती के साथ आमदनी बढ़ाने वाले खेती की भी ओर उन्मुख है। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों की इसमें रुचि बढ़ी है तो फिर अगले साल से खेती के क्षेत्र में और भी विस्तार किया जाएगा। स्ट्रॉबेरी की खेती पर फिलहाल प्रति हेक्टेयर 8,40,000 रुपए की लागत तय की गई है। इनमें किसानों को 40% अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 3,36,000 रुपए देने होंगे मात्र। एक किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक योजना का लाभ दिया जाएगा।